बायोलॉजी, लेट्स रिकैपिचुलेट। ये प्रेजेंटेशन क्लास 10th साइंस का है। चैप्टर का नाम है लाइव प्रोसेसेस। सेकंड प्रेजेंटेशन है। फर्स्ट प्रेजेंटेशन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स था, सेकंड है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एंड ये कहलाता है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन डेफिनेशन क्या होता है? दिस इज अ प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म टेक देयर फूड। जो फूड खाया जाता है उसकी प्रोसेस को, लेने की प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन को अगर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, विच वाज गिवन बाय द वेटिकर, सो मोनेरा जो है, मोनेरा इज यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। इसमें जो न्यूट्रिशन है ये बोथ ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक है। कुछ बैक्टीरिया, इसके एग्जांपल बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है और कुछ कीमोसिंथेटिक के फॉर्म में ये फूड बनाते हैं, और कुछ टोटल ये डिपेंडेंट ऑन द अदर रिसोर्सेज, डिकम्पोजर्स की तरह काम करते हैं। सो इसमें भी हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है। प्रोटिस्टेंस ग्रुप किसका है? ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का है। नॉर्मली दो एग्जांपल्स यहाँ मेंशन किए, वन इज अमीबा एंड अदर इज यूग्लिना। अमीबा जो होता है ये हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसका, टोटल एनिमल की तरह ये लेता है फूड। और यूग्लिना जो है ये नॉर्मली ये हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, बट इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी होता है। तो अगर इसको फूड नहीं मिलता एज अ एनिमल, तो इट स्टार्टेड सिंथेसाइजिंग इट्स ओन फूड, ये अपने आप खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। फंजाई का जो ग्रुप है, जो किंगडम है, एक्चुअली दीज ऑल आर किंगडम्स, ये नॉन ग्रीन प्लांट्स का किंगडम है। जैसे कि ईस्ट हो गई यूनिसेलुलर, फंजाई हो गई, मशरूम हो गई, पेनिसिलियम हो गए। ये हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है क्योंकि फोटोसिंथेटिक नहीं है, इसमें क्लोरोफिल नहीं मिलता है, तो दे आर ऑल्सो द फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक। सो नॉन ग्रीन प्लांट्स है, सो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। प्लांट नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं कि दे हैव द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑल द ग्रीन प्लांट्स। ये नॉन ग्रीन प्लांट्स थे, यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स। क्योंकि कुछ प्लांट्स जो है जैसे पैरासिटिक है, पैरासिटिक जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उससे अपना फूड डिराइव करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है? जो रिलेशनशिप इट इज बेनिफिशियल फॉर बोथ द पार्टनर्स। जैसे लिचेंस है, लिचेंस में एक जो पार्टनर होता है वो एल्गा होता है, और दूसरा पार्टनर जो होता है वो फंजाई होता है। तो दोनों जो फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट होते हैं, तो दोनों इसमें एल्गा कैन मेक द फूड मटेरियल, फंजाई उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो दिस इज अ रिलेशनशिप विच इज बेनिफिशियल फॉर बोथ द पार्टनर्स। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है एंड पार्शियली हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स है। ये जैसे कुछ प्लांट्स है, पिचर प्लांट है जिसमें कि नाइट्रोजन की सॉइल में डेफिशिएंसी होती है, तो ये इंसेक्ट्स वगैरह को कैप्चर करते हैं और उनको ये खाते हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं जैसे पैरासिटिक, इसमें कसकटा का एग्जांपल हम ले लेते हैं। जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है, कसकटा हो जाएगा, यहाँ पे लाइकेंस या लिचेंस कह सकते हैं, और यहाँ पर जो पिचर प्लांट है, दे ऑल हैव द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा जो लास्ट किंगडम है एनिमेलिया, ये टोटल हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमंस। इसमें जो ह्यूमंस है उसमें भी हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस चैप्टर में जो टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन दिया हुआ है वो कुछ एनिमल्स को पढ़ना है इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स। सो दिस इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय द वेटिकर, और ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है। इसके अकॉर्डिंग ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये डिराइव्ड है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका एक क्राइटेरिया है जिसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन से भी ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये डिराइव हुआ है। तो ये 9th क्लास में हमने पढ़ा था। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम ले लें तो फिर से दिस इज जस्ट अ रिवीजन फॉर दैट। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे प्लांट्स है, दे कैन मेक देयर ओन फूड। व्हाई दे कैन मेक देयर ओन फूड? बिकॉज दे हैव द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट विच कैन ट्रैप द सनलाइट, और सनलाइट से ये ट्रैप करके ये अपना खाना बना सकते हैं। C6H12O6 दे कैन मेक, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ये अपना जो फूड है वो स्टोर कर लेते हैं। लेकिन जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो डेड ऑर्गेनिजम्स में जो ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं वो सेप्रोफाइट्स कहते हैं,
और जो पैरासाइट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से अपना फूड डिराइव करते हैं। बट होलोजोइक मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अगर ये फूड चेन देखें, हम अगर फूड चेन देखें जिसमें कि अगर फूड चेन में यहाँ पे मेंशन करूं कि देयर इज अ डियर इज eaten by the lion and they are eating the plants। तो plants तो ऑटोट्रॉफ है, जिन्होंने अपना फूड प्रिपेयर कर लिया। जो डेयर है दे आर इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स ओनली। तो दिस इज द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज द होलोजोइक। होलोजोइक में क्या होता है, दे टेक द फूड इनसाइड देयर बॉडी, उसका प्रॉपर डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एनर्जी रिलीज होती है और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो होता है बॉडी के बाहर आ जाता है। तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फूड from the mouth and giving out from the externally giving out from the anus। The same type holozoic of nutrition is found in the lion also। So यहाँ पर एक फूड चेन दिखाया गया है जिसमें जो जितने भी हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले एनिमल्स हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट। जैसे एनर्जी फ्लो के लिए, क्योंकि एनर्जी दे कैन नॉट हैव द एनर्जी, दे जस्ट टेक द एनर्जी फ्रॉम द प्लांट्स। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है, प्राइमरी कंज्यूमर क्या हो जाएगा, हर्बीवोर्स हो जाएंगे। जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो क्या हो जाएंगे, कार्निवोर्स हो जाएंगे। अगर टर्शरी कंज्यूमर है तो हॉक हो जाएगा, और इस टाइप के जो ईगल हो जाएगा, इस तरह के जो एनिमल्स हो जाएंगे दे आर डिपेंडेंट ऑन दैट। और व्हेन दे डाई, जब प्लांट्स हो गया, ये एनिमल्स हो गया, व्हेन दे डाई द बॉडी इज डिकम्पोज्ड बाय द डिकम्पोजर्स। ये जो डिकम्पोजर्स है ये सेप्रोफाइट्स है, दे जस्ट ईट ऑन द डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म। So heterotrophic mode of nutrition is the organisms obtain and use the organic nutrients from the other species। Organic nutrients from the other species का मतलब हो गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन। विटामिन मिनरल्स तो खैर बहुत को हम लोग ऑर्गेनिक तो नहीं कहेंगे, एंड वाटर, that will be all they we just call them as organic nutrients। On the basis of obtaining their food, किस तरह से फूड डेराइव करते हैं फ्रॉम डेड एंड डिके, दे आर नोन एज द सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज द सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स कहलाते हैं ऑर्गेनिजम्स। टाइप ऑफ द nutrition is known as the parasitic and holozoic nutrition। those who take the food, proper digestion और absorption and assimilation के बाद undigested food material it comes out from the body and that we call it as a holozoic। यहाँ पे अमीबा का पिक्चर दिया हुआ है। अमीबा की पिक्चर क्यों दिया है, क्योंकि इसमें भी although it is a unicellular organism, its body is made up of only one cell, लेकिन इसमें भी holozoic nutrition होता है। सिर्फ एक सेल की बॉडी है फिर भी holozoic nutrition है। ये पिचर प्लांट है, ये पिचर प्लांट है, ये इसमें पार्शियली जो होता है ये है तो प्लांट, बट नाइट्रोजन की यहाँ पे जहां पर ये ग्रो करता है सॉइल में डेफिशिएंसी होती है। तो ये भी कैटेगरी में किसमें आ जाता है, पैरासाइट्स की कैटेगरी में, पार्शियली पैरासाइट होता है। एंड दिस इज द कस्कटा, ये स्टेम के ऊपर यहाँ पे ट्रेल करता है और स्टेम से पे हॉस्टोरिया डाल के अपना फूड डेराइव करता है। तो दिस इज अबाउट दिस द टाइप ऑफ द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Now we just come to the one by one, we will just take the type of the heterotrophic mode of nutrition। The first type of nutrition is a saprophytic mode of nutrition। तो saprophytic mode of nutrition में organisms they obtain their food from the dead and decay। तो इनको decomposers भी कहते हैं, इनको saprophytes भी कहते हैं। decomposers क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो organic compounds है, जो complex organic compounds है dead bodies के, चाहे वो plants हो या animals हो, उसको simple inorganic compounds में चेंज करते हैं और उसके बाद उनके पास डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस आर द टाइप ऑफ द एंजाइम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन देयर बॉडी। बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड एंजाइम्स नहीं है इसके, डाइजेस्टिव जूसेस इसीलिए कहलाते हैं। और ये किस में चेंज हो जाते हैं, ये चेंज हो जाते हैं सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म में। तो दे जस्ट टेक द फूड फ्रॉम देम। तो जितना भी ईस्ट हो गया, पेनिसिलियम हो गया, ये कुछ फंजाई के एग्जांपल्स हैं। सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस है जो मिल्क बैक्टीरिया होता है, जो कर्ड में चेंज करता है। कुछ बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोसोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, दे ऑल आर द जितने भी ये बैक्टीरिया हैं दे हैव द सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैसे तो डिकम्पोजर्स की तरह काम भी करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत फायदे के होते हैं, बट इनका जो मेन पर्पस होता है फूड डिराइव करना होता है डेड बॉडीज से
because they require energy, and energy is required for different life processes what they are performing. The second type of the nutrition is parasitic mode of nutrition. पैरासिटिज्म भी कहते हैं, ऑर्गेनिज्म पैरासाइट्स कहलाते हैं, और ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लिविंग बींग्स होते हैं, बट दे डेराइव देयर फूड मटेरियल फ्रॉम द लिविंग बींग्स ओनली. एग्जाम्पल किसका लेते हैं? एग्जाम्पल हम लेते हैं कसकटा का. कसकटा जो होता है इसे डॉडर भी कहते हैं. ये एग्जाम्पल हमारी बुक में भी मेंशन है. स्टेम पैरासाइट है. तो स्टेम पैरासाइट का क्या मतलब हुआ? सपोज दिस इज अ प्लांट, ये हमारा ग्रीन प्लांट है, और इसमें क्योंकि इसका जो स्टेम होता है वो क्लाइंबर होता है, इस तरह से जो स्टेम होता है इसमें कसकटा का, ये ट्रेल करता है किसी भी स्टेम में, और एक हॉस्टोरिया टाइप ऑफ निकालता है. हॉस्टोरिया का मतलब होता है फिंगर टाइप प्रोसेसेस निकालता है. वो इंसर्ट कहाँ पे करता है? किसी भी स्टेम के फ्लोएम में, क्योंकि फ्लोएम का क्या फंक्शन होता है? फ्लोएम का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल. तो जब ये इंसर्ट करता है फ्लोएम में, तो इट इज डिराइविंग इट्स फूड मटेरियल फ्रॉम द स्टेम. तो ये स्टेम में से यहाँ से अपना फूड ले लेता है. तो ये जो पैरासिटिज्म है ये बाहर होता है, एक्टोपैरासाइट कहलाता है. दो तरह के पैरासाइट्स होते हैं विच आर प्रेजेंट एक्सटर्नली एज यू कैन सी दैट ये एक्टोपैरासाइट है. इसमें जैसे टिक्स हो गए, लाइस हो गए, जो जानवरों के ऊपर छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जुए होती है, रिंगवर्म्स होते हैं, फंजाई होता है, ये सारे के सारे एक्टोपैरासाइट है. ये स्किन के ऊपर या बॉडी के ऊपर रहते हैं. कुछ इसमें पैरासाइट्स है जो एंडोपैरासाइट है, जैसे टेपवर्म हो गया, एस्कैरिस हो गया. ये जो एस्कैरिस जो एस्कैरियसिस जो डिजीज भी कॉज करता है, प्लेटीहेल्मिन्थीस का जो ये वाला जो टेपवर्म होता है. तो ये जितने भी हैं ऑर्गेनिज्म जो वर्म्स होते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर भी होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में. सर्शिया कोलाई इज वन ऑफ देम, वो तो बैक्टीरिया हो जाएगा. तो ये सारे के सारे जो है वो एंडोपैरासाइट है. एंडोपैरासाइट जो होते हैं दे आर डेराइविंग देयर फूड मटेरियल फ्रॉम द लिविंग होस्ट, और यहाँ पर कई बार ये होस्ट को हार्म भी करते हैं. जैसे कई बार जब ये डिराइव करता है, फूड ले लेता है, तो फूड प्लांट को पूरा नहीं मिल पाता, तो प्लांट इसमें डेड भी हो जाता है. तो दिस इज द यहाँ पर ये कसकटा ही दिखाया गया है इस डायग्राम में. दिस इज द कसकटा, ये जो है कसकटा है. दिस इज अगेन, तो इस तरह से यहाँ पे ट्रेल करता है और अपने हॉस्टोरिया यहाँ से इस तरह से हॉस्टोरिया इसमें इंसर्ट करता है, और हॉस्टोरिया से अपना फूड डिराइव करता है फ्रॉम द फ्लोएम ऑफ द प्लांट्स. दिस इज अबाउट द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. द थर्ड टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन जो कि हमें डिटेल में लेना है वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन 5 स्टेप्स में होता है, और अगर इसकी डेफिनेशन आप देखें तो यहाँ पे पांचों के पांचों स्टेप्स कवर हो रहे हैं. अ प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड इज कंज्यूम्ड बाय द ऑर्गेनिज्म. दिस प्रोसेस इज नोन एज द इंजेशन. सो इंजेशन का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर को फूड लेना. ठीक है. The second process is internally it is changed into the simple and soluble form. जो भी complex food लिया है वो body के अंदर processed internally. Processed internally का क्या मतलब होता है? It is changed into the simple and soluble form. तो ये कौन से हो गए? ये second इसका step हो गया digestion. पहला step था ingestion, second हो गया digestion. देन दिस सिंपल न्यूट्रिएंट्स, वो सिंपल न्यूट्रिएंट्स किस फॉर्म में आ जाएंगे? फूड के जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है इसके सिंपल न्यूट्रिएंट्स किस फॉर्म में आएंगे? ग्लूकोज के फॉर्म में आएंगे, अमीनो एसिड्स के फॉर्म में आएंगे, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के फॉर्म में आएंगे. सो ये इनके सिंपलर फॉर्म हो जाएंगे. तो डाइजेशन का मतलब क्या बोला था कि द फूड इज चेंज इनटू द सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म. जहां वर्ड आया सॉल्युबल फॉर्म, इसका क्या मीनिंग हुआ सॉल्युबल फॉर्म का? it is absorbed. तो it is absorbed by the body, और ये जो थर्ड वाला स्टेप आ जाता है ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन. अब जब बॉडी ने इसको सिंपल फूड को एब्जॉर्ब किया है तो दिस इज एब्जॉर्ब फॉर द डिफरेंट प्रोसेसेस. ये बॉडी में कई तरह के इंटरनल फंक्शंस के काम आता है. इंटरनल फंक्शंस के काम सबसे पहले तो होता है, अगर C6H12O6 देखो आप, तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये एनर्जी रिलीज करता है. ये रेस्पिरेशन का स्टेप है. 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 molecules of water and lot of energy in the form of the ATP is released. तो ATP रिलीज हो गया, एनर्जी रिलीज हो गया, तो फूड का ब्रेकडाउन हो गया. यहाँ पर ये जो स्टेप है ये क्या कहलाता है? एसिमिलेशन.
दिस स्टेप इज नोन एज द एसिमिलेशन। और जो लास्ट स्टेप है जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है वो बॉडी के बाहर एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, बॉडी के बाहर निकल जाता है, एंड दैट स्टेप इज नोन एज द इजेशन। तो यहाँ पर जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है ये क्या है, स्टेप वाइज प्रोसेस है इन विच a food is taken in the body. The process is known as ingestion. It changes into the simple and soluble form. The process is known as digestion. When the nutrients, simple nutrients are absorbed by the body, absorption. For the energy release to perform other function, assimilation, and undigested food material comes out from the body. That is known as the ingestion. राइट। तो यहाँ पर जितने जो ये हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है, ओमनिवोर्स है। हर्बीवोर्स हो जाएंगे जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, ये मीट को खाते हैं और ये दोनों को खाते हैं। ये जितने भी हैं इस सब में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है। तो ऑलमोस्ट एवरी एनिमल, मोस्ट ऑफ द एनिमल, मतलब सब तो मैं नहीं कह पाऊंगी, बट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दे हैव द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चाहे वो यूनिसेलुलर एनिमल्स हो या मल्टीसेलुलर एनिमल्स हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा में देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी इसको आप लिखोगे तो 5 स्टेप्स बनाना और पहले आप ये अमीबा को जरूर ड्रॉ करिएगा। अमीबा को जब आप ड्रॉ करेंगे तो यूनिसेलुलर है और इसमें स्यूडोपोडिया। स्यूडो का क्या मतलब होता है, स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स लेग। स्यूडोपोडिया का मतलब होता है एनीवेयर इट कैन टेक आउट इट्स स्यूडोपोडिया। जो इसका स्यूडोपोडिया है वो कहीं से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, इट कैन बी चेंज लाइक दिस ऑल्सो, या ऐसे भी आ सकता है। तो स्यूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट। तो जब ये फूड डेराइव करता है, इंजेक्शन जो होता है, फूड पार्टिकल्स जब भी इसके पास आता है, तो सपोज दिस इज अमीबा, राइट। तो जब भी कोई इसके पास फूड पार्टिकल पास आता है तो ये अपने स्यूडोपोडिया को यहाँ पर इसको कवर अप करने की कोशिश करता है स्यूडोपोडिया से। तो यहाँ पर वो कैसे अपने आप को कवर अप करने की कोशिश करेगा, कुछ इस तरह से ये अपने आप को कवर करेगा और धीरे धीरे वो इसके अंदर ले लेगा और इसको यहाँ पे पिंच ऑफ कर लेगा। अब ये जो फूड था, ये फूड अमीबा के अंदर इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल आ गया। दिस इज जो फूड पार्टिकल बन गया और वो फूड पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल आ गया। तो ये स्यूडोपोडिया का फंक्शन होता है और ये सॉलिड मटेरियल को इसने इनगल्फ किया है। ये जो प्रोसेस होती है फैगोसाइटोसिस कहलाती है। सॉलिड मटेरियल इज टेकन इनसाइड द बॉडी। साइटोसिस सेल के अंदर जब लिया जाता है और अगर यही लिक्विड लिया होता तो ये कहलाता पाइनोसाइटोसिस। अगर कुछ लिक्विड अंदर जाता है तो पाइनोसाइटोसिस कहते हैं, नहीं तो इसको क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। तो बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस का मतलब है व्हेन इट swallow the solid organism inside the body, the process is known as the phagocytosis and it takes the food particle and making a food vacuole. food vacuole किसके वजह से बना रहा है, यहाँ पे स्यूडोपोडिया की वजह से बना रहा है। तो ये स्ट्रक्चर था, इसने इसको कवर किया और अब फूड वैक्यूल के फॉर्म में इट केम इनसाइड द बॉडी ऑफ द अमीबा। अमीबा की बॉडी में और क्या क्या पार्ट्स है, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोट है। तो ऑब्वियसली जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर इसका क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोसोम्स है। बाकी इसमें साइटोप्लाज्म होगा, ये स्यूडोपोडिया हो जाएंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ द वैक्यूल्स दे आर प्रेजेंट, फूड वैक्यूल एंड द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, सो दे ऑल आर द स्यूडोपोडिया। फूड जितने भी हो जाए, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वाटर को बाहर करता है, फूड वैक्यूल। तो दिस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर इज फाउंड इन द बैक्टीरिया। तो पहली जो प्रोसेस है होलोजोइक न्यूट्रिशन की, जो फर्स्ट प्रोसेस है, इट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, फूड इज टेकन बाय द एंटायर सरफेस। एंटायर सरफेस का मीनिंग क्या हुआ, इफ द फूड हैज कम हियर, अगर यहाँ पे फूड आ गया तो यहाँ पे ये स्यूडोपोडिया बन जाएगा, अगर इधर फूड आ गया तो यहाँ पे स्यूडोपोडिया बन जाएगा। तो एंटायर सरफेस में जिधर भी इसको food particle मिलेगा, it will form its pseudopodia. This process is known as the ingestion. In का मतलब होता है inside. Now the food vacuole contains the डाइजेस्टिव एंजाइम्स, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया तो इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स है और एंजाइम्स दे विल वर्क ऑन द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल टू चेंज इनटू द सिंपल एंड सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये जो प्रोसेस आती है ये क्या कहलाती है, डाइजेशन, फर्स्ट स्टेप एंड द सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है इसका, एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टेड मटेरियल
it is absorbed in the cytoplasm, undigested material is left behind. So the third process is the absorption. The fourth process, it is known as the assimilation, when the absorbed food is used for the giving the energy and undigested food material comes out from the body. इसको एक चीज आपको और दिखाती हूँ, इसको आप एक अमीबा को दिखा के भी वन अमीबा में भी ये आप डिस्क्राइब कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपका फूड ऑर्गेनिज्म आया, तो व्हेन इट इज टेकिंग इनसाइड द बॉडी, ये फूड वैक्यूल आया, इसको आप क्या करोगे, इसको यहाँ पर लेबलिंग कर देना। ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, इंजेक्शन। अब इंजेक्शन में यही इसी फूड वैक्यूल को हम यहाँ पर देखते हैं, इस पर एंजाइम्स वर्क करते हैं। तो फूड वैक्यूल में जो फूड पार्टिकल था, इट इज चेंज इनटू द सिंपल एंड सॉल्युबल वन, राइट। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये डाइजेशन स्टेप हो जाएगा। अब डाइजेशन स्टेप क्या हो जाएगा, नाउ द स्टेप विल बी एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब हो जाएगा कि इट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम ऑल द बॉडी, इसमें साइटोप्लाज्म में आ गया और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया। फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड, when energy is released from the food, ये assimilation हो जाएगा, और undigested food material comes out from the body, ये ejection हो जाएगा। तो कई बार इसको ऐसे भी ड्रॉ करते हैं कि all the 5 circles आप दिखा के यहाँ से injection करके यहाँ से ejection आप कर सकते हैं, and that is the holozoic nutrition which is found in the amoeba. The second animal we have taken, that is paramecium. पैरामीशियम जो है, इसको स्लीपर एनिमल भी कहते हैं। इसकी जो शेप होती है यहाँ पर कुछ इस तरह की होती है। तो ये जो पोर्शन है इसका, ये जो पोर्शन है, ये इसका बक्कल कैविटी है। तो अगर इसको मैं कहूँगी कि ये बक्कल कैविटी है, इसका मतलब जो फूड जाता है, इसमें स्यूडोपोडिया के थ्रू नहीं जाता फूड, इसका एक स्ट्रक्चर है और इसकी पूरे बॉडी में छोटा छोटा सीलिया प्रेजेंट होता है। तो सीलिया क्या करता है कि सीलिया कहीं पर अगर यहाँ फूड है तो सीलिया इसको फ्लो करके, मतलब अपने मूवमेंट करवाता है। सीलिया सीलिया का मूवमेंट इस तरह से होता रहता है, तो कहीं से भी उसको लेकर वो यहाँ तक ले आता है और फूड के जो बॉडी जो फूड पार्टिकल है वो यहाँ से एंटर करता है। तो पहला जो इसका स्टेप होता है इंजेक्शन, यहाँ पर मेंशन है ना इंजेक्शन। जो इंजेक्शन है ये बक्कल कैविटी दिखा हुआ है। तो एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस का क्या मतलब हुआ, एंडोसाइटोसिस का मतलब हुआ सेल के अंदर लेना, फूड पार्टिकल इज गेटिंग इनसाइड द बक्कल कैविटी। तो इसका ये बक्कल कैविटी के अंदर, तो ये जो मूवमेंट है यहाँ मेंशन भी है कि फूड इज मूव टू द स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ द सीलिया। इधर फूड हो, यहाँ फूड हो, यहाँ फूड हो, कहीं पर भी है, ये सीलिया इसको अपने अंदर ले आता है, यहाँ पे बक्कल कैविटी पे ले आता है और इसको it will be engulfed inside. पहला इसका जो स्टेप हुआ इंजेक्शन हो जाएगा। सेकंड स्टेप हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल। जो फूड है अब इस वैक्यूल के अंदर आ गया, अब इसमें क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बन जाएंगे और इसको सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म में इसको चेंज कर देंगे। थर्ड क्या हो जाएगा, इसको इसमें थर्ड दे दिया है, वैसे ये तो एंजाइमेटिक डाइजेशन, ये इसका सेकंड स्टेप था। थर्ड क्या था, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा फूड का, फूड इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द एंटायर बॉडी। फिर उसमें से क्या हो जाएगा कि एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब है एनर्जी रिलीज हो जाएगी और जो वेस्ट मटेरियल है इट कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द इजेक्शन। तो इसको जब भी आपको मेंशन करना हो, अगर पैरामीशियम आता है आपकी बुक में भी मेंशन है 10th की बुक में, तो इसको भी आप इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेक्शन, आप ये 5 स्टेप्स बनाइएगा। और उसमें सीडोपोडिया को छोड़ के आपने यहाँ बक्कल कैविटी से इसको एंटर करा दिया। आप ये डायग्राम भी बना सकते हो, इट्स वेरी इजी टू ड्रॉ द पैरामीशियम एंड दिस इज द टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन व्हिच इज फाउंड इन द, this is the type of the holozoic nutrition which is found in the paramecium, right? Now we come to the holozoic nutrition which is found in the human beings. Human beings में भी holozoic nutrition है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि हमारे बॉडी की फिजियोलॉजी क्या है। फिजियोलॉजी में हमारे जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है जो कि न्यूट्रिशन मतलब जो प्रोसेस को कंडक्ट करवाते हैं, उनकी हमारे बॉडी में लोकेशन क्या है। Obviously these are starting from our mouth, mouth जो हमारा होता है, we are indirectly I'm talking about the alimentary canal। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो एब्डोमेन जो यहाँ से, वैसे तो स्टार्ट तो माउथ से हो जाती है और ये पूरा थोरेसिक कैविटी जहाँ पर होती है वहां पर ये ईसोफेगस पार्ट होता है।
और नीचे जैसे एब्डोमिनल कैविटी जो लोअर पोर्शन स्टार्ट होता है, यहाँ पर स्टमक का पार्ट होता है। स्टमक के पार्ट के पास ये कुछ ग्लैंड्स हैं जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहलाते हैं। स्टमक से कनेक्टेड स्मॉल इंटेस्टाइन है एंड देन द लार्ज इंटेस्टाइन है। एंड लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है दैट इज नोन एज द रेक्टम। तो पूरा अगर ये वाला पोर्शन देखें आप, तो ये जो पोजीशन है ये स्टमक की है, इसके ऊपर ये लिवर है। ऊपर तो नहीं है, क्योंकि आप जब भी अपने बॉडी को एग्जामिन करो तो आप अपने बॉडी को एज अ बॉक्स देखो। अगर हम देखते हैं कि इट इज अ बॉक्स, बॉक्स में डेप्थ होती है, तो कुछ पोर्शन आगे की साइड पर होते हैं, जैसे हमारे रिब्स में, रिब्स जो है वो लंग्स को और हार्ट को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, तो एंटीरियर पार्ट में है। और जो किडनीज है बैक पार्ट पे, क्योंकि वो किस साइड पर है, जो बैकबोन है उस साइड पर पड़ता है। तो एक आप बॉक्स की तरह उसको ओपन करो। बॉक्स की तरह ओपन अगर आप करोगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ पार्ट एंटीरियर सरफेस पे है, कुछ पोस्टीरियर सरफेस पे है। यहाँ पर ये मत आप देख लो कि जो पार्ट लिवर का है ये इसके ऊपर प्रेजेंट है, नहीं, इसकी अपनी अपनी पोजीशन है, इसकी अपनी पोजीशन है। तो ये स्टमक है। स्टमक के बाद इसका कनेक्शन किससे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, विच इज कनेक्टेड टू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो मोटा मोटा अगर इसके हम पार्ट्स देखते हैं, तो जो बॉडी है इस तरह से, ये वाला देखो दूसरे पोज में मैंने दिखाया हुआ है, ये ईसोफेगस है। Esophagus is connected to the stomach. Stomach is connected to the small intestine. Small intestine is connected to the large intestine, and large portion is the anus. ये भी सुपर जैसे इम्पोज्ड यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला जो लिवर की पोजीशन है, ये जो ईसोफेगस है, ये किससे कनेक्टेड है, स्टमक से कनेक्टेड है। तो जो मेन पार्ट्स है एलिमेंट्री कैनाल के, एलिमेंट्री कैनाल का जो मेन पार्ट्स है ये बक्कल कैविटी कहलाता है। इसे एक माउथ भी कहते हैं, बट इसको नॉर्मल हम लोग बक्कल कैविटी कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ईसोफेगस इज द सेकंड पार्ट। लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ईसोफेगस। थर्ड पार्ट इज द स्टमक। फोर्थ पार्ट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द फिफ्थ पार्ट है दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके थ्री पार्ट्स है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके थ्री पार्ट्स है, कोलन, सीकम एंड रेक्टम। यहाँ पे सारी लेबलिंग्स नहीं है। रेक्टम का लास्ट पार्ट एनस होता है। तो जब हम इसको डिफाइन करते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल में ही हम लोगों को यहाँ पे न्यूट्रिशन की प्रोसेस देखनी है कि कैसे होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके साथ चार ग्लैंड्स अटैच्ड है। वन ग्लैंड इज लिवर, दूसरा है गॉल ब्लैडर, थर्ड इज द पेनक्रियास। स्टमक खुद भी गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करता है। इवन द सेलेवरी ग्लैंड्स जो है ये भी यहाँ पर सिक्रीट करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हम डाइजेशन को पढ़ रहे हैं, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर न्यूट्रिशन जो पढ़ रहे हैं, उसको हमने एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स के साथ पढ़ना है। एलिमेंट्री कैनाल का मीनिंग अभी बताया था। एलिमेंट्री कैनाल इज मेड अप ऑफ द बक्कल कैविटी, the second one is the esophagus, the third is the stomach, then it is the small intestine, और थर्ड लास्ट इज द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है ये ईसोफेगस, इसके ऊपर बक्कल कैविटी थी, यहाँ पे स्टमक हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्री पार्ट्स, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्री पार्ट्स। यहाँ पर भी देयर आर द डिफरेंट पार्ट्स आर देयर जो कि इसको बनाते हैं। बक्कल कैविटी के खुद भी यहाँ पे टीथ, टंग और सेलेवरी ग्लैंड्स भी इसको कहते हैं। इसके साथ साथ जो ग्लैंड्स हैं वो लिवर है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से इंटेस्टाइन भी सिक्रीट करती है कुछ एंजाइम्स, पैनक्रियाज इज अ ग्लैंड, स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड कहलाता है। एंड यहाँ पर लिवर जो बाइल जूस होता है, एक छोटा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये गॉल ब्लैडर है, राइट। तो अब जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है that consists of alimentary canal and associate glands. Associate glands में these are the glands and these parts of the alimentary canal. Alimentary canal begins with the anterior. Anterior का आगे की साइड पे हमारा होता है opening of the mouth and open out posteriorly at the anus. इसका मतलब है वो यहाँ से स्टार्ट होती है माउथ से, और ये जो एनस है यहाँ पर एंड हो जाता है। यहाँ पर भी देख ले, यहाँ पे स्टार्ट होता है माउथ से एंड दिस इज द लास्ट पार्ट एनस में दैट विल
be end. So this is the alimentary canal along with the digestive gland. ये दूसरा एक डायग्राम लिया हुआ है जिसमें कि हमने 5 स्टेप्स को देखना है होलोजोइक न्यूट्रिशन को, जिसको एक एक करके हमने डिटेल में लेना है। इंजेक्शन इज द फूड इज टेकन इनसाइड द माउथ, तो माउथ में फूड अंदर चला गया, यहाँ पर टीथ और टंग और सैलिवरी ग्लैंड से जो यहाँ पर एक्ट करेंगे फूड के ऊपर। डाइजेशन विल टेक प्लेस इन द इंटेस्टाइन, स्टमक में भी डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, माउथ में भी डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर डाइजेशन किसका चल रहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। कौन कौन से ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को हमने कौन सा लिया है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। रफेज तो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो जो फूड है एंजाइम्स के प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपल फॉर्म में चेंज होता है। दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। इसोफेगस में तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, कुछ नहीं होता। देन इट कम्स टू द स्टमक, यहाँ पर प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, कार्ब्स का या फैट्स का नहीं होता। जो मेन यहाँ पर जो खत्म होता है ब्रेकडाउन जो होता है फूड का, डाइजेशन जो खत्म होता है वो ड्यूडेनम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो जाता है। ड्यूडेनम पार्ट ध्यान रखना। एंड द फूड विल बी एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द इलियम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ज्योजिनम एंड इलियम दो पार्ट्स है, 3 पार्ट्स है ना स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो ड्यूडेनम में घूम घाम के, क्योंकि जितना भी अगर हमारे बॉडी में पूरी एलिमेंट्री कैनाल सपोज 12 मीटर्स की है तो अप्रोक्सीमेट 9 और 9.5 मीटर्स का स्मॉल इंटेस्टाइन है। मतलब इतनी ज्यादा कर्व्ड होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि फूड इसमें सब एंजाइम से मिलकर इसमें मूव करता रहता है और इसी में फिर जो लास्ट पार्ट होता है इलियम का जो पार्ट होता है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। सो बेसिकली 1 बाय 1 अभी देखेंगे कि होता क्या है इसमें, प्रोसेस में होता क्या है। बट जो स्मॉल इंटेस्टाइन है 12 मीटर की अगर एलिमेंट्री कैनाल है तो अप्रोक्सीमेट 9 साढ़े 9 मीटर का, यहाँ पे 9 मीटर की एलिमेंट्री कैनाल है तो अप्रोक्सीमेट 7 मीटर का इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं। तो इतना बड़ा तो स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम, ज्योजिनम एंड इलियम। ड्यूडेनम में जितने भी एंजाइम्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स स्टमक में भी ऐड होते हैं, कुछ माउथ में भी ऐड होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स यहाँ पर है, यहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस है यहाँ पर ऐड होते हैं। बट मैक्सिमम जो एंजाइम्स है वो ड्यूडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐड होते हैं, राइट। उसके बाद जो फूड एब्जॉर्ब हो जाता है इलियम में तो फूड डिफरेंट सेल्स में चला जाता है एंड बाद में मतलब लिवर के थ्रू से डिफरेंट सेल्स में चला जाता है, जिससे एनर्जी रिलीज हो जाती है। और जितना अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है जो एब्जॉर्ब नहीं होता है लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ ये यहाँ से कनेक्टेड है, ये यहाँ से कनेक्टेड है ना, यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ यहाँ पे रेक्टम पे आ जाता है और रेक्टम में स्टोर हो जाता है, एनएस के थ्रू ये बाहर आ जाता है। तो दिस इज अ प्रोसेस जो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। द स्टेप्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम द इंजेक्शन एंड इंजेक्शन। जब हम इसको पढ़ेंगे, इंजेक्शन तो 2 सेंटेंस में खत्म हो जाएगा। जो डाइजेशन है मैक्सिमम हमने यहाँ पे डाइजेशन पढ़ना है। जो 11th क्लास का है ये चैप्टर अब तो डिलीट हो गया है, बट फिर भी अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन है, डिटेल में दिया हुआ है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। लेकिन 10th क्लास में जो डाइजेशन है बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है। मैं तो ये 10th को लेकर बच्चों को लेकर पढ़ा रही हूँ। तो इसमें आप देखो कि कैसे यहाँ पे डाइजेशन होता है, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डाइजेशन। अगर आपने कभी इसको डिटेल में देखना हो तो मैं जब 11th क्लास के लिए ये चैप्टर डालूंगी तब आप वहां पर पढ़ना। तो यहाँ जो भी हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन पढ़ेंगे, और डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, डाइजेशन ऑफ फैट, विटामिन और मिनरल्स तो वाटर सॉल्युबल है, ऐसे ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वाटर को कुछ नहीं करना। उसके बाद अपने न्यूक्लिक एसिड्स जो हमारा डीएनए और आरएनए, इन सबका डाइजेशन कैसे होता है 1 बाय 1 वी हैव टू टेक इन डिटेल। इसको मैंने एक पॉइंट वाइज कर लिया है, एक साथ जैसे कार्ब्स का कर लिया, एक साथ प्रोटीन का कर लिया, एक साथ फैट का कर लिया। तो आपके लिए ये लर्न करना इजी होगा, क्योंकि मिक्स मैच करके कुछ नहीं आता। एग्जाम में जब क्वेश्चन बनते हैं तो या तो होलोजोइक के इस तरह से आते हैं कि क्या सिंपल प्रोसेस है, डाइजेशन में कभी कार्बोहाइड्रेट का आ जाता है, कभी प्रोटीन का, कभी फैट का, कभी न्यूक्लिक एसिड का, फिर एक दो सेंटेंस एब्सॉर्प्शन के, कभी एसिमिलेशन के, डाइजेशन के। समटाइम्स क्योंकि इसके साथ साथ एलिमेंट्री कैनाल का भी स्ट्रक्चर डिफाइंड है तो वो भी पूछा जाता है। नाउ वी स्टार्ट विद द
ये मैंने अभी आपको बता ही दिया कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, दे जस्ट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ द टिश्यूज। और वाटर जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस, वाटर मीडियम में ही मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है। और ये डिहाइड्रेशन, ये आपने बहुत छोटेपन से देखा होगा, या आपने सिक्स सिक्स सेवन तो बहुत बड़ी क्लास हो गई, सेकंड थर्ड से आप ये सब बैलेंस डाइट पढ़ते हुए आ रहे हो, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस। आई स्टार्ट विद द इंजेक्शन, एज आई टोल्ड यू, एक सेंटेंस में खत्म होने वाला है। टेकिंग इन फूड इन द बक्कल कैविटी, वी कॉल इट एज अ इंजेक्शन। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है इसमें। वी हैव 4 टाइप ऑफ द टीथ, the incisor, canine, premolars and molars. We have the tongue here, as well as यहाँ पर we have the salivary glands. तो ये 3 चीजें बक्कल कैविटी में होती है। They have teeth, tongue and salivary gland. अब यहाँ पे डाइजेशन आ गया। फूड तो ले लिया हमने माउथ में, और फूड पे हमने कैसे लिया। सपोज हमने लंच ले रहे हैं, और लंच में वी हैव टेकन दाल, राइस, चपाती, वेजिटेबल्स, राइट। कुछ और भी ले सकते हो, कर्ड भी ले सकते हो, आई एम नॉट सेइंग दैट। मुझे सिर्फ इंग्रेडिएंट्स बताने हैं कि हमने अगर रोटी और चपाती और राइस लिया तो कार्ब्स चले गए। अगर दाल में हमने घी डाला है तो ऑब्वियसली फैट चला गया। दाल इज प्रोटीन, वेजिटेबल्स में मिनरल्स एंड विटामिन्स हमको मिल रहे हैं। तो ऑल द न्यूट्रिएंट्स वी हैव टेकन इन अ डाइट, वी हैव टेकन। इसीलिए जो हमारे ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर होता है, हमेशा बैलेंस्ड डाइट हम अपने फॉर्म में लेते हैं। अब जब हमने डाइट लिया तो उसका एक एक जो इंग्रेडिएंट है, कार्ब्स हो गए, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, उसका डाइजेशन कैसे होगा। सबसे पहले जो टीथ है वो च्यू करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड में सलाइवा एक चीज होता है जो कि उसको लिक्विड लब्रिकेट कर देता है, और जो टंग होती है वो सॉलोइंग के काम आती है। तो यहाँ पर अगर आप इनके पोजीशंस देखें, 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड है, पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सब मैनिपुलर। इनकी पोजीशंस है कि ये वाले जो है ये ईयर के नीचे होते हैं, और ये सबलिंगुअल में टंग के पास होते हैं, और ये मैंडिबुलर जो होता है ये, और जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है वहां पर होता है। तो ये यहाँ से सलाइवा सिक्रीट करते हैं। टीथ तो बता ही दिया, 32 का स्ट्रक्चर होता है। ये फॉर्मूला वगैरह आपने पढ़ लेना है कहीं और से। और टंग जो होता है उसका प्रॉपर मूवमेंट के बाद दैट विल बी टेकन इनसाइड। सो डाइजेशन स्टार्ट हो गया। आप क्योंकि फूड हमने इंजेशन हो गया, तो डाइजेशन, डाइजेशन का क्या मतलब है कि फूड इज टेकन इनटू द सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म। अब फूड को चेंज करना है सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में। ह्यूमन बींग्स में ये जो प्रोसेस है ये मैकेनिकल भी है और केमिकल भी है। मैकेनिकल कैसे हुई कि मेस्टिकेशन ऑफ द फूड, मतलब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे जो टीथ है उसको क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। एंड फैसिलिटेशन ऑफ द सॉलोइंग, टंग के किस वजह से, और जो सलाइवा होता है उसको लुब्रिकेट कर देता है। द फूड विल बी टेकन इनसाइड। तो अब यहाँ पे बचा कि सेलेवरी एमाइलेज का क्या फंक्शन है। सेलेवरी एमाइलेज है क्या, ये एंजाइम है सलाइवा में जो केमिकल, इसीलिए पहले क्या बताया था, मैकेनिकल एंड केमिकल। मैकेनिकल कैसे हुआ वो, क्योंकि फूड को ब्रेक डाउन कर दिया किसने, टीथ की वजह से, उसमें लुब्रिकेट भी हो गया। क्योंकि लुब्रिकेट कौन करेगा, सलाइवा लुब्रिकेट करेगा, इसका फंक्शन है लुब्रिकेट द माउथ और हेल्प इन सॉलोइंग, ये भी सलाइवा का फंक्शन है। बट इसका जो पहला एंजाइम हमने पढ़ा है वो कौन सा एंजाइम है, सेलेब्री एमाइलेज। एंड इट विल वर्क ओनली ऑन द कार्बोहाइड्रेट, ये ना फैट पे वर्क करेगा ना प्रोटीन्स पे वर्क करेगा, ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट स्टार्च पे वर्क करेगा। कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेक्राइड है, इट इज मेड अप ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, एंड इट विल चेंज इनटू द माल्टोज। माल्टोज का क्या मतलब होता है, डाइसेक्राइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लूकोज। तो आप जितनी देर च्यू करते हो ना फूड में, फूड अपने माउथ में जितनी देर, जैसे कहते हैं आप अच्छी तरह से च्यू करो, तो जितनी देर आप च्यू करोगे फूड, एक तो जो फूड है वो सॉलो करने में इजी होगा, बोलस के फॉर्म में आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि फूड जो होता है उसमें सलाइवा मिक्स हो चुका है, सॉलो के लिए इजी होता है। दूसरा, सेलेब्री एमाइलेज ने 30% ऑफ स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर दिया, बट स्टिल क्योंकि आपके राइस, और सपोज मैंने आपको एक डाइट बताई है, अगर आपने सिंपल कुछ माल्टोज आपने कोई ड्रिंक में लेकर पिया है, जैसे बॉर्नवीटा वगैरह के जो ड्रिंक्स होते हैं, तो इस तरह में जो माल्टोवा होता था पहले, उसमें इस तरह के, तो वो डायरेक्टली डाइसेक्राइड आपने लिया, उसको इतना ज्यादा डाइजेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर 30% स्टार्च माल्टोज में आता है, 70% जो होता है कार्ब्स वो उसी फॉर्म में रह जाते हैं।
तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज स्टार्टेड इन द बक्कल। सो आई स्टार्ट फ्रॉम हियर। यहाँ पे जैसे फेरिंग्स है, जो फेरिंग्स है ये जो बोलस टाइप का जो फूड है, फेरिंग्स ये दिखाया गया है। ये नेजोफेरिंग्स है, पूरा का पूरा फेरिंग्स है। ये क्या कहलाता है, ओरोफेरिंग्स है, और ये हाइपोफेरिंग्स है। फेरिंग्स जो है, दिस इज अ कॉमन चैम्बर फॉर बोथ द एयर एंड फूड। मैं रिपीट कर रही हूँ, फेरिंग्स कॉमन चैम्बर है एयर के लिए और फूड के लिए, क्योंकि जब आप एयर ले रहे हो नोज के थ्रू तो वो ट्रैकिया में जा रहा है, और ट्रैकिया पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं। वी कॉल इट एज अ एपिग्लॉटिस, और ये फूड है। अब जब हमने टंग की वजह से जब हमने फूड को प्रॉपर मूवमेंट किया, तो यहाँ पे पूरे पूरे चांसेस हैं कि फूड जो फेरिंग्स से होता हुआ ईसोफेगस में भी जा सकता है, बट अगर ये एपिग्लॉटिस ट्रैकिया को कवर नहीं कर रहा है तो फूड ट्रैकिया में भी आ सकता है। और ये कई बार होता है कि हम लोग बात करते हैं तो एयर अंदर जाती है तो फंदा लग जाता है, खांसी होने लगती है। इसका मतलब क्या होता है कि फूड जो है वो ट्रैकिया में फंस गया है। उसको हम पीछे कई बार ऐसे धीरे धीरे हिट करते हैं या ऊपर देखते हैं, तो वो निकल जाता है फूड। तो ये वो वाला प्रोसेस होता है। व्हेन द फूड इज swallowed we don't have to talk, हमें बात नहीं करना चाहिए, so that food can go into the esophagus. So from the buccal cavity इन द फॉर्म ऑफ द बोलस, बोलस के फॉर्म में फूड कहाँ पे आ जाता है, फेरिंग्स में आ जाता है। एंड इसके बाद यहाँ पर फूड को कहाँ पे पहुंचना है, स्टमक में पहुंचना है। अब यहाँ पर एक मूवमेंट स्टार्ट होता है। यहाँ पे दूसरा देखते हैं, यहाँ पे इस डायग्राम से देखते हैं। ये माउथ है और ये कौन सा है, ये ईसोफेगस है। ईसोफेगस पूरा जो ये कौन सा है, ये पूरा आपका थोरेसिक कैविटी है। थोरेसिक कैविटी का मतलब है ये वो पोजीशन है जहाँ पे लंग्स और हार्ट प्रेजेंट है। इसीलिए फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको फिजियोलॉजी बॉडी दिखाया था पूरा, कि जहाँ पे हार्ट और लंग्स प्रेजेंट है। ये वहां से ये पूरा कवर करता है ईसोफेगस। ईसोफेगस में जो मूवमेंट ऑफ फूड का होता है, जितना जितना हम लोग बोलस के फॉर्म में फूड खा रहे हैं, उसका जो मूवमेंट होता है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहलाता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द ईसोफेगस, फिर वो रिलैक्स हो जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर रिलैक्स हो जाता है। यहाँ पर देखो आप, सर्कुलर मोशन कॉन्ट्रेक्शन, यहाँ पे फूड आया, राइट। अब फूड जो आया यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया और फिर रिलैक्स हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जो होता है, मसल्स ऐसे करती है तो थोड़ा सा उसका डाइजेशन तो चल ही रहा है, फिर वो रिलैक्स करता है तो थोड़ा नीचे आ गया, फिर ऐसे आया, फिर वो थोड़ा नीचे आ गया, और धीरे धीरे करता हुआ फूड, ये कहाँ से कनेक्टेड है, ये बक्कल कैविटी से कनेक्टेड है, और ये कहाँ से कनेक्टेड है, ये स्टमक से कनेक्टेड है। तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन, पूरा एक साथ नहीं, जैसे फ्लैश कर दिया और पूरा का पूरा आपने पानी पी लिया, सारा फूड अंदर आ गया, ऐसे नहीं होता। जैसे जैसे आप सॉलो करते जा रहे हो, धीरे धीरे पेरिस्टालसिस, ये वाले जो मसल्स हैं ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पर contraction and relaxation of muscles start हो जाता है, and from the food it comes from here to come to the esophagus. So bolus can pass through the esophagus in the successive wave of muscular contraction. Successive wave यही कहलाती है। Squeeze हुआ, जब खुला तो नीचे आ गया, फिर स्क्वीज हुआ, जैसे ऊपर था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। सो यहाँ पर ये मूवमेंट क्या कहलाता है, पेरिस्टालसिस की डेफिनेशन मैंने दे दी है। इट इज ऑटोमेटिक वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन, फूड कैन गो थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल एंड नाउ फूड विल कम टू द स्टमक। दिस इज द थर्ड पार्ट। इसोफेगस में तो कुछ डाइजेशन हुआ नहीं, फूड धीरे धीरे छोटे छोटे बोलस के फॉर्म में अब कहाँ पे एंटर करा, देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसोफेगस, और इसके साथ स्टमक का जो पार्ट अटैच्ड है वो फंडस कहलाता है, दूसरा पार्ट कहलाता है बॉडी, और तीसरा पार्ट कहलाता है पाइलोरस। तो यहाँ पर स्टमक के 3 पार्ट्स हैं, जो कि इसोफेगस से कनेक्टेड है वो फंडस कहलाता है, जो बीच का पोर्शन है वो बॉडी कहलाता है, और जो पाइलोरस है वो डियोडिनम। डियोडिनम किसका पार्ट है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और इसोफेगस तो अपने आप में एक पार्ट है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट। यहाँ पर भी इनवॉलेंट्री मसल्स लगी हुई है, यहाँ पर भी इनवॉलेंट्री मसल्स लगी है। ये मसल्स क्या कहलाती है, स्फिंक्टर मसल्स कहलाती है। जब फूड थोड़ा सा आया तो यहाँ पर एंटर हो गया, यहाँ से जब इसको डियोडिनम में जाना होगा तो वो भी धीरे धीरे जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि स्टमक पूरा खाली हो जाएगा। तो फूड जो स्टमक में है वो 3 to 4 आवर्स, 4 to 5 आवर्स यहाँ पे रहता है।
यहाँ पर जो एंजाइम है वो एसिडिक मीडियम में वर्क करता है। कभी भी आपसे क्वेश्चन आया कि आपके कितने एंजाइम बॉडी में एसिडिक मीडियम में वर्क करते हैं, एक एंजाइम जो स्टमक में है वही सिर्फ एसिडिक मीडियम में वर्क करता है, बाकी सारे के सारे एंजाइम्स आपके अल्कलीन मीडियम में वर्क करते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो भी है वो गैस्ट्रिक जूसेस कहलाते हैं और चर्निंग होती रहती है। फूड जब 4-5 घंटे में होता है, इसका मतलब क्या है, इसमें एक एंजाइम मिक्स हो जाएगा, इसके अंदर म्यूकस है और HCl है। HCl का क्या फंक्शन है, म्यूकस का क्या फंक्शन है, तो वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। तो चर्निंग के बाद ये जो भी फूड होता है ये चाइम कहलाता है। अभी हमने वर्ड क्या यूज किया था, हमने बोलस वर्ड यूज किया था। जब हमने इनगल्फ किया था फूड, जब हमने सॉलो किया था तो बोलस के फॉर्म में किया था। 4 घंटे के बाद इसमें चाइम, चाइम का मतलब होता है जैसे आपने आटा को गूंदा हुआ है ना, उसमें सब कुछ मिला दिया और आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो, मतलब उस फॉर्म में आ जाता है फूड यहाँ पर स्टमक में रहकर। तो स्टमक में क्या क्या होता है, एक प्रोएंजाइम होता है। प्रोएंजाइम का मतलब होता है पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन का मतलब होता है अगर ये एक्टिव होना तो सारे प्रोटीन को ये चेंज कर दे। इसको ये HCl जो होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक प्रोएंजाइम है यहाँ पे पेप्सिनोजेन, राइट। ये HCl जो है यहाँ का जब फूड पहुंचता है तो इसको पेप्सिन में चेंज कर देता है। पेप्सिन इज एंजाइम जो कि प्रोटीन पे वर्क करता है। अभी आपने क्या पढ़ा था, बक्कल कैविटी का एंजाइम था वो कार्ब्स पे वर्क करता था, कार्बोहाइड्रेट पर, और यहाँ का एंजाइम जो है ये पेप्सिनोजेन के फॉर्म में है। एक्सपोजर ऑन द HCl, ये एक्टिवेट हो जाता है पेप्सिन में और पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू प्रोटीएजेस एंड प्रोटीन्स। अमीनो एसिड के फॉर्म में फूड एब्जॉर्ब होगा। प्रोटीन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, अमीनो एसिड के फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होंगे, ग्लूकोज के फॉर्म में। फैट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के फॉर्म में। अभी ये नहीं आया, वहां पर भी थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट माल्टोज के फॉर्म में आया था, ग्लूकोज के फॉर्म में तो नहीं आया था, या फ्रक्टोज या गैलेक्टोज के फॉर्म में भी नहीं आया था। ये छोटा हुआ थोड़ा बहुत प्रोटीन जितना भी था फूड का, ये किस फॉर्म में आया, पेप्टाइड्स के, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस के फॉर्म में आ गया। और इसका किसका फंक्शन था, पेप्सिन का। कई बार पूछते हैं कि पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में क्यों नहीं प्रेजेंट होता, क्योंकि जो वॉल ऑफ द स्टमक है इसमें जितना भी प्रोटीन है ना, इसको ये भी डाइजेस्ट कर सकता है। तो जब फूड इस इसोफेगस से यहाँ पे पहुंचेगा तब HCl पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में चेंज करेगा और फिर ये रिएक्शन होगा, राइट। म्यूकस का जो फंक्शन है, क्योंकि फूड जो है बाइकार्बोनेट प्ले एंड द बाइकार्बोनेट आयंस दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन द फूड, क्योंकि यहाँ पे HCl है। HCl तो एसिड है। HCl क्या करते हैं, इसकी जो वॉल है स्टमक की उसको क्या कर सकता है, कई बार एसिडिटी होती है ना, लिजन्स हो जाते हैं कई बार, तो यहाँ पे वॉल को क्या कर सकता है, लिजन्स कर सकता है, इसमें हर्ट कर सकता है, इसको तो कट कर सकता है, तो उसको प्रोटेक्ट करता है म्यूकस, लुब्रिकेट करता है बाय कार्बोनेट आयंस को प्रोटेक्ट करता है HCl से। ये म्यूकस का फंक्शन हो गया। थर्ड फिर HCl क्या होता है, ये जो होता है ये पेप्सिन, क्योंकि दिस इज द ओनली एंजाइम जो एसिडिक pH पे वर्क करता है, ठीक है। तो एसिडिक pH कैसे आएगा, जब तक HCl डाइल्यूट HCl होता है, और इट किल्स द वो किल्स द जर्म्स ऑल्सो, ये जितने जर्म्स वगैरह आते हैं उसको भी किल कर देता है। एक प्रोटीलिटिक एंजाइम होता है रेनिन, जो कि बच्चों में होता है डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन के लिए। जो बच्चों में मिल्क का डाइजेशन होता है प्रोटीन का, वो रेनिन करता है। और स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज भी यहाँ पर होता है। तो ये आप देखो, जो स्टमक है आपका, स्टमक के बाद ईसोफेगस के बाद स्टमक में फूड आया ना, अब कहाँ जाना है, ड्यूडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पर फूड जो है चाइम के फॉर्म में आ चुका है और इसमें एसिडिक नेचर हो रहा है इस टाइम पे फूड का, क्योंकि यहाँ पे HCl था ना, और पेप्सिनोजेन ने प्रोटीन पे वर्क किया। फैट का डाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ, प्रोटीन प्रोटियोसिस पेप्टाइड के फॉर्म में आया है, और जितना कार्बोहाइड्रेट था 30% माल्टोज के फॉर्म में आया, बाकी पूरा का पूरा स्टार्च के फॉर्म में बचा हुआ है। सो प्रोसेस कौन सी चल रही है, डाइजेशन अभी भी कंटिन्यू हो गया है, और अब फूड में कौन से पार्ट में आ गया, सबसे पहले बक्कल कैविटी में देखा, फिर ईसोफेगस में देखा, फिर स्टमक में देखा, और अब डाइजेशन हो रहा है इंटेस्टाइन। दिस इज द लास्ट पार्ट जहां पे डाइजेशन अब खत्म हो जाएगा। कहाँ पर, डियोडेनम में। तो सबसे पहले इसको पार्ट को देखते हैं। कनेक्टेड किससे है इंटेस्टाइन, एक साइड पे स्टमक से कनेक्टेड है, दूसरे साइड पे लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है। ये अभी मैंने बताया था बहुत कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है, बहुत
तो घुमा घामा स्ट्रक्चर है अंदर का। और ड्यूोडेनम पार्ट जो है ये इसोफेगस को टच करता है, और जो इलियम है, दिस लास्ट पार्ट ऑफ द इलियम है, यहाँ पे फूड एब्सॉर्ब होता है। जियोजेनम इसके दोनों का कनेक्टिव बीच का पार्ट है। ये पूरा पार्ट इसका, मैंने बताया था ना, अगर 9 मीटर्स की इंटेस्टाइन है तो अप्रोक्सीमेट 7 से 7.5 मीटर्स आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का है। अगर पूरी एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर की, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है फ्रॉम द बक्कल कैविटी टू द लार्ज इंटेस्टाइन, अगर 9 मीटर की है तो 7 7.5 मीटर का उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है। अप्रोक्सीमेट अमाउंट बता, लेंथ बता रही हूँ मैं। अब ड्यूोडेनम में जो फूड आया, थोड़ा थोड़ा आएगा, पूरा का पूरा फ्लैश आउट नहीं हो जाएगा यहाँ पर। और ये ड्यूोडेनम में जितने भी एंजाइम्स है इसमें मिक्स होंगे। कहाँ कहाँ से एंजाइम मिक्स हो रहे हैं यहाँ पर? एंजाइम पेनक्रियास से मिक्स होगा, लिवर का जो एंजाइम है जो बाइल गॉल ब्लैडर में है वहां से आएगा, पेनक्रियास का आएगा, स्टमक के जो इंटेस्टाइन है वो उसके भी अपने एंजाइम्स होते हैं। एवरीथिंग इज मिक्सड अप इन ड्यूोडेनम, और उसके बाद फूड यहाँ पे ट्रेवल करेगा। और यहाँ पर आते आते जब जियोजेनम और इलियम आएगा, यहाँ पर इसका फूड का एब्सॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, एक्सटेंसिव कॉइलिंग है, रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल्स है। स्फिंक्टर मसल्स का मतलब होता है, यहाँ पर भी स्फिंक्टर मसल्स का होता है जो इनवॉलेंट्री मसल्स से कंट्रोल करते हैं इन एंड आउट ऑफ द फूड को। पूरा फूड यहाँ से नहीं निकल सकता, पूरा यहाँ से एंटर नहीं कर सकता। और स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड इज रिलीज्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। 3 पार्ट्स है, ड्यूोडेनम, जियोजेनम एंड इलियम। बीच का पार्ट जियोजेनम है। जो इंटेस्टाइन है वो हर्बीवोर्स में ज्यादा लंबी होती है, कार्निवोर्स में थोड़ी शॉर्ट होती है, क्योंकि इसमें जो मेजर पार्ट है इनके फूड का वो सेलुलोज है। सेलुलोज में क्या कहाँ बना, देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो जितने भी हर्बीवोर्स हैं जो डायरेक्ट प्लांट्स को ईट करते हैं, उसको डाइजेशन के लिए लार्ज इंटेस्टाइन का रिक्वायरमेंट है। जो कार्निवोर्स है, जो मीट ईटर्स है, वो उनके में छोटी इंटेस्टाइन होती है। तो दिस इज द डिफरेंस इन द intestine in the carnivores and herbivores. intestine में complete digestion होगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। कंप्लीट डाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि कार्ब्स जो है वो ग्लूकोज के फॉर्म में आएंगे, जो प्रोटीन्स है वो अमीनो एसिड्स के फॉर्म में आएंगे, और फैट का आएगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर अल्टीमेटली इन फॉर्म में आएगा, उसके बाद ही तो एब्सॉर्प्शन होगा। तो इट रिसीव्स द सिक्रीशन फ्रॉम लिवर एंड पेनक्रियास। लिवर का सिक्रीशन बाइल जूस है, पेनक्रियास से बड़े सारे एंजाइम्स आने वाले हैं, माइलेज और ट्रिप्सिन और बड़े सारे प्रोटीन के एंजाइम्स, लाइपेज बहुत आने वाले हैं। तो ये कौन सा, ये क्या दिखाया गया, ये है डक्ट्स। तो डक्ट्स जो होती है, कॉमन डक्ट, यहाँ पे अगर आप देखो तो कॉमन बाइल डक्ट है। जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर बाइल जूस को क्या करता है, स्टोर करता है। देखो ये गॉल ब्लैडर है ना, दिस इज द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में जो लिवर है, लिवर से बाइल, देखो डक्ट फ्रॉम द लिवर, ये डक्ट फ्रॉम द लिवर कहाँ पर अपना जूस, बाइल जूस कहाँ पे स्टोर करती है, गॉल ब्लैडर में। डायरेक्टली नहीं ओपन हो रहा ड्यूोडेनम में। जो लिवर की डक्ट है वो डायरेक्टली लिवर में ड्यूोडेनम में ओपन नहीं होगी, गॉल ब्लैडर के थ्रू। और ये पेनक्रियास है। अब पेनक्रियास का डक्ट जो हो जाती है, पेनक्रियाटिक और हिपैटिक जो डक्ट होती है, ये दोनों डक्ट्स एंजाइम्स को लेकर ड्यूोडेनम में एंजाइम्स को सिक्रीट करेंगी। तो सिक्रीट करेंगे, और यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन होंगे जो कि नेचर ऑफ फूड, क्योंकि फूड में एसिडिक नेचर है, वहां पे HCl मिक्स हुआ पड़ा है और उसका पीएच जो है एसिडिक है, और उसको जितने भी एंजाइम्स है सब एल्कलीन मीडियम में वर्क करेंगे। तो एल्कलीन मीडियम में वर्क करेंगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि उसको बाइकार्बोनेट कार्बोनेट आयंस यहाँ पे एल्कलीन बनाएंगे। तो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट जो है, हिपैटो का मतलब होता है लिवर, पैनक्रियाटिक का मतलब होता है पैनक्रियास। डक्ट आ रही है वो अपने एंजाइम यहाँ पर रख रही है, और यहाँ पे फूड थोड़े थोड़े फॉर्म में स्टमक से आ रहा है। तो मिक्स होता चला जा रहा है और फूड फिर ड्यूोडेनम में बढ़ता चला जा रहा है, और आगे जाते जाते उसका कंप्लीट, क्योंकि फूड में सारे एंजाइम्स, एंजाइम्स का क्या वर्क है, एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो लिवर से
और पेनक्रियास से कॉमन बाइल डक्ट आ रही है, ड्यूडेनम में ओपन हो रही है और ड्यूडेनम में फूड भी आ रहा है, तो यहाँ पे जो डक्ट है एंजाइम्स लेकर यहाँ पे ओपन हो रही है। ये जो डक्ट कहलाती है ये हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट कहलाती है। पेनक्रियास जूस, पेनक्रियाटिक में कौन कौन से एंजाइम्स है अभी हम देखते हैं कौन कौन से एंजाइम्स है। यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके भी यहाँ पर कुछ एंजाइम्स आएंगे। दे ऑल आर गिविंग देयर एंजाइम्स हियर। अब जो जितने भी, अब मैंने यहाँ पे प्रोटीन का लिया हुआ है डाइजेशन, हम एक एक को लेके पढ़ेंगे यहाँ पे कि प्रोटीन का कैसे होगा, क्योंकि प्रोटीन ऑलरेडी किस फॉर्म में आ चुका है, पेप्टाइड्स के फॉर्म से पेप्टोज के फॉर्म में ऑलरेडी आ चुका है। प्रोटीन जो होता है ऑलरेडी वो थोड़ा सा वहां पर ब्रेक हो चुका है स्टमक में। यहाँ पर जो पेनक्रियाटिक जूस है उसके पास इतने एंजाइम्स हैं, पेनक्रियास के पास कितने एंजाइम्स हैं, ट्रिप्सिनोजेन, काइबोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, ये 3 एंजाइम्स प्रोटीन के लिए हैं, बट तीनों इनएक्टिव है। जैसे पेप्सिनोजेन था इनएक्टिव ने, जैसे पेप्सिन में चेंज किया था HCl ने, वैसे ट्रिप्सिनोजेन को एक एंजाइम है एंट्रोपेप्टाइडेज, ये ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन पे वर्क करेगा। फिर ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन पेप्टिडोज जो स्मॉलर मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन है उस पे एक्ट करेगा। अब जो काइबोट्रिप्सिनोजेन है ये भी इनएक्टिव फॉर्म में, इसे ट्रिप्सिन जो है एक्टिवेट करेगा और इसको किसमें चेंज करेगा, काइबोट्रिप्सिन में। और फिर ये प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ट्रिप्सिन इसको किसमें एक्टिव फॉर्म में लाएगा, कार्बोपेप्टाइडेसिस में लेकर आएगा। क्लियर हो गया। तो एक जो एंट्रोपेप्टाइडेज है वो ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में लाएगा, इसीलिए जितने भी प्रोटीन के एंजाइम्स होते हैं सब इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो एंजाइम है जो पैनक्रियास से आया है एमाइलेज, ये एक्टिव फॉर्म में है। ये कार्बोहाइड्रेट पे 70% अभी तो स्टार्च है और उस पे वर्क करेगा, और बाकी 30% तो माल्टोज पे आ चुका है, तो ये स्टार्च पे वर्क करेगा। ये पैनक्रियाटिक एमाइलेज कहलाता है और वहां पे सेलेवरी एमाइलेज कहला रहा था। ये लाइपेज है, लाइपेज फैट पे तब वर्क करेगा जब ऑलरेडी उस पर बाइल जूस एक्ट कर चुका होगा। मतलब लाइपेज जो है डायरेक्टली फैट पे वर्क नहीं करेगा, जब इमल्सिफाई हो चुका होगा, फैट छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज हो चुके होंगे, तभी तो हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट थी। हिपैटो से क्या आ रहा था, बाइल जूस आ रहा था। बाइल जूस कहाँ स्टोर था, गॉल ब्लैडर में स्टोर था। तो वहां से जब बाइल जूस इमल्सिफाई करेगा फैट को तो लाइपेज वर्क करेगा, और न्यूक्लियसेस जो है वो डीएनए और आरएनए पे वर्क करते हैं। इतने सारे एंजाइम्स कहाँ पे आए, ड्यूडेनम में सिक्रीट हुए। कहाँ से, पेनक्रियास ने सिक्रीट किए, और ये किससे मिक्स हो गए, जो चाइम के फॉर्म में फूड आ रहा था उससे मिक्स हो गए। अब एंड क्या होना है कि ये वही चीजें मैंने दोबारा रिपीट करी थी कि एंट्रोपेप्टाइडेज जो था ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में चेंज करेगा, और ट्रिप्सिन जो है वो ये क्या था, काइबोट्रिप्सिनोजेन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज को काइबोट्रिप्सिन एंड यहाँ पे चेंज करेगा। और अल्टीमेटली ये देखो आप, जो प्रोटीन है वो किस फॉर्म में आ गया, अमीनो एसिड के फॉर्म में आ गया। तो जब भी आपको प्रोटीन का डाइजेशन अगर आए तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है कि आपने लिखना है कि नो डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में तो कोई डाइजेशन है ही नहीं, यहाँ पर नो डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। जो स्टमक है वहां पे पेप्सिनोजेन is changed into the pepsin and that will work on the protein changes into the peptides or peptones, and rest of that the food comes in the small intestine। पेनक्रियास जो है वो 3 एंजाइम्स को सिक्रीट करता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है। पहला एंट्रोकाइनेज जो है, एंट्रोपेप्टाइडेज जो है वो ट्रिप्सिनोजेन पे वर्क करके ट्रिप्सिन पे लाएगा, बाकी 2 पे ट्रिप्सिन वर्क करेंगे, और तीनों जब एक्टिवेट फॉर्म में आ जाएंगे तो वो अमीनो एसिड में, सारा प्रोटीन किस फॉर्म में आ जाएगा, अमीनो एसिड में। और अमीनो एसिड में आ गया एक बार प्रोटीन तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो सकता है, लेकिन इतनी जल्दी थोड़ी आता है, थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए तो इतनी लंबी तुम्हारी एलिमेंट्री कैनाल का स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब आया किसकी बारी, कार्बोहाइड्रेट की बारी। अब कार्बोहाइड्रेट जितना बचा हुआ है कुछ तो स्टमक में, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ ही नहीं था। बक्कल कैविटी में हुआ था थोड़ा सा, 30% यहाँ पे माल्टोज के फॉर्म में आया था, ये सिर्फ 30% माल्टोज के फॉर्म में आया था, और बाकी का बाकी तो स्टार्च में था, 70% तो स्टार्च में था। अब स्टार्च पर ये वाला जो एमाइलेज है, क्या है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, इसको माल्टोज के फॉर्म में लाएगा, और फिर माल्टोज पे एक और एंजाइम वर्क करेगा माल्टेज, वो ग्लूकोज के फॉर्म में लाएगा। तो ग्लूकोज के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, एब्सॉर्ब होगा। जैसे अमीनो एसिड के फॉर्म में क्या एब्सॉर्ब हुआ था, प्रोटीन, और यहाँ पे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज सबका फॉर्मूला जो है
वो क्या है C6H12O6, इस फॉर्म में ये एब्सॉर्ब हो जाएगा। तीसरा क्या बचा, फैट बचा। अब फैट को तो मैंने बताया था ना, लाइपेज तो वर्क करेगा लेकिन उसका पहले इमल्सिफिकेशन होना है। तो इमल्सिफिकेशन के लिए बाइल जूस आया, बाइल रिलीज हुआ ड्यूडेनम में, जिसमें इसमें कोई एंजाइम नहीं है। यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा है कि यहाँ पे बाइल के पास कोई एंजाइम नहीं है, बाइल जूस के पास कोई एंजाइम नहीं है। इसके पास क्या है, दो बाइल पिगमेंट है, बाइलोर्यूबिन एंड बाइलोबिल्डिन, बाइल सॉल्ट्स है, कोलेस्ट्रॉल एंड द फॉस्फोलिपिड्स है। ये क्या करते हैं, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करते हैं। इमल्सिफिकेशन मैंने शायद मिस करा है वर्ड यहाँ पर। यहाँ पे जो ये जो क्या कहलाती है, प्रोसेस कहलाती है, ये इमल्सिफिकेशन कहलाती है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहलाता, नहीं लिखा तो है मैंने। इट इज गिवन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मीनिंग होता है ब्रेक डाउन ऑफ द फैट इनटू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ये स्मॉल पार्टिकल्स मिसल्स कहलाते हैं। मिसल्स टाइम को रिलीज वो मत करना। मिसल्स का मतलब होता है जो फैट के पार्टिकल्स होते हैं, दे आर नोन एज द मिसल्स पार्टिकल्स। और जब ये फैट छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में चेंज कर जाता है, देन लाइपेज विल एक्ट ऑन इट। यहाँ देखो, यहाँ पे दिया हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन पे फैट पे बाइल जूस करेगा। फैट ड्रॉपलेट जो होता है वो मिसल्स होता है। और अब जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है वो इसको डाइसेक्राइड करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में इसको चेंज कर देगा। इट विल बी चेंज इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो अल्टीमेटली ये भी फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में आ गया। अब ब्लड वेसल्स, इसको ब्लड से ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। अब क्या बचा, एक और बचा था हमारा न्यूक्लियसेस। उसको ज्यादा मैंने डिटेल में नहीं लिया है, बुक में भी थोड़ा सा ही दिया है। न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियसेस वर्क करेंगे, उसे न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में चेंज करेंगे। एक्चुअली अगर आप डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर देखो ना, तो डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर एक पेंटोज शुगर होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड राइबोज शुगर। फिर इसके नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। और इसमें पेंटो दैट फॉस्फोरस ग्रुप होता है। तो फॉस्फोरस अगर प्रेजेंट होता है तो वो न्यूक्लियोटाइड होता है, फॉस्फोरस प्रेजेंट नहीं होता तो न्यूक्लियोसाइड होता है। जब इसको पढ़ेंगे डीएनए को तब पता लगेगा। तो यहाँ पर जो यहाँ पे मेंशन हुआ है ना डीएनए और आरएनए, कि न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड में चेंज होता है। बेसिस, बेसिस का मतलब होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो अल्टीमेटली इनका भी ब्रेकडाउन हो गया, जितना भी डाइजेशन होना था। अब ये जो फाइनल स्टेप है जो कि ड्यूडेनम में कंप्लीट हुआ है, देखो सब में लिवर, स्टमक, पैनक्रियास, सबका जो जूसेस थे, जिससे हम एंजाइम, डाइजेस्टिव जूसेस का ही वर्ड एंजाइम की तरह वर्ड यूज हुआ है। तो यहाँ पे कार्ब्स जो है ये शुगर के फॉर्म में आ गए, ये अमीनो एसिड के फॉर्म में आ गए, फैटी एसिड ग्लिसरॉल के फॉर्म में आ गए। अब इनकी प्रॉपर मिक्सिंग लिवर में होगी, लिवर के थ्रू ये ब्लड स्ट्रीम में आएंगे और देन इट विल बी एब्सॉर्ब्ड। So this is the digestion of the carbohydrate, fats, protein and nucleic acid. Vitamins और minerals और water इनको digestion नहीं होता, directly ये absorb होता है। ये जो पोर्शन है ना, जो ये सीकम वाला जो पोर्शन है, ये सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन है। ये अपेंडिक्स भी यहाँ पर होता है। और ये कोलन जो है, कोलन लिखा है ना, ये ऐसे कोलन, ये कोलन और ये कोलन, ये असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और ये डिसेंडिंग कोलन, ये भी लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है। ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये इलियम का पोर्शन है। अब इलियम जो है, यहाँ से जितना फूड यहाँ पे एब्जॉर्ब होना था हो गया इलियम में। अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल कोलन में यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से जाएगा। सीकम का ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता। ये रेक्टम है, रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल यहाँ स्टोर हो जाएगा एंड दैट विल बी वॉइडेड आउट फ्रॉम द एनर्जी, जो इजेशन कहलाता है। ठीक है। तो ये जो पोर्शन है जियोजिनम और इलियम, जो जियोजिनम और इलियम का पोर्शन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है जहाँ पे फूड एब्सॉर्ब होता है। इसको दोबारा भी देखते हैं यहाँ पर कि जो फूड एब्सॉर्ब हो रहा है, ये देखो ये वाला फूड एब्सॉर्ब हो रहा है। ये आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज और लैक्टियल वेसल्स यहाँ पे लगी हुई है। ये विलस है, विलाई कहलाता है स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज द विलाई। फूड जब यहाँ पे मूव कर रहा है तो दैट विल बी एब्सॉर्ब एंड देन इट विल बी गोइंग टू द बॉडी। ये धीरे धीरे पानी बॉडी में चला जाएगा, ब्लड में मिक्स होके लिवर के थ्रू, और फिर ये एनर्जी रिलीज करेगा रेस्पिरेशन के थ्रू एंड द एनर्जी विल बी
used by the body. Ingestion का मतलब होता है undigested unabsorbed substances जो होते हैं वो भी मैंने आपको बताए थे through the colon they will come to the rectum में store होते हैं and from the anus they will come out. So that is the last step of the होलोसोइक न्यूट्रिशन. हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? इंजेशन से. डाइजेशन पूरा हमने डाइजेशन को पढ़ा, देन एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इंजेशन. आपकी बुक में भी 10th क्लास में भी डाइजेशन ही डिटेल में है. जो 11th क्लास का एज आई टोल्ड यू, अगर मैं डिटेल में लूंगी तो आपको ये अगर आपको पढ़ना होगा तो एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंजेशन वहां पे डिटेल में लेंगे. दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस. हमने पढ़ा था कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन बींग्स है उसके लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट किसका है? ये एलिमेंट्री कैनाल का है एज वेल एज द ग्लैंड्स का. ग्लैंड्स कौन कौन से? लिवर है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियास है और दिस इज पेनक्रियास. ये स्टमक है. डिओडिनम में इनका सबका सिक्रीशन आता है. ये हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट है. डिओडिनम में फूड आता है स्टमक से थोड़े थोड़े बोलस के फॉर्म में. उसमें ये सारे एंजाइम्स मिक्स होते रहते हैं. बाइकार्बोनेट आयंस जो होते हैं इसका जो लेवल होता है उसको क्या करते हैं? बेसिक बनाते हैं, अल्कलीन बनाते हैं. गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर होता है, इसका कोई भी सिक्रीशन नहीं है. लिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे फूड प्रॉपर की मिक्सिंग भी होती है. ये जितने भी एंजाइम्स हैं एक तो ये वाले देते हैं और दूसरा एंजाइम हमारे पास कहाँ से सिक्रीट होता है? सेलेब्री अमाइल ग्लैंड से. स्टमक को भी इसलिए लिया है क्योंकि गैस्ट्रिक जूसेस इसमें भी होते हैं और एक ये सेलेब्री ग्लैंड. इंजेक्शन माउथ से होता है, इंजेक्शन एनस के थ्रू होता है. लास्ट पार्ट ऑफ द रेक्टम इज 5 पार्ट्स है एलिमेंट्री कैनाल के. पहला बक्कल कैविटी है, दूसरा ईसोफेगस है, तीसरा स्टमक है, चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिफ्थ इज लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स है सीकम, कोलन एंड रेक्टम. रेक्टम का लास्ट पार्ट जो है एनस है. स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स है ड्यूडेनम, जियोजिनम एंड इलियम. इलियम में फूड एब्सॉर्ब होता है, जियोजिनम में फूड एब्सॉर्ब होता है. डाइजेशन पूरा का पूरा जो कंप्लीट होता है वो ड्यूडेनम पार्ट पे होता है. ड्यूडेनम किससे कनेक्टेड है? स्टमक से. स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है. इसोफेगस में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है और यहाँ पर डाइजेशन ऑफ द थोड़ा सा डाइजेशन हमारा कार्बोहाइड्रेट का होता है. सो दैट्स ऑल. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मेरे पहले वाले में कंप्लीट है. फोटोसिंथेसिस को बहुत अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है उसमें. यहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अभी कंप्लीट किया है. सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो. मैंने ये देखा है कि आप मेरा वीडियो तो देख रहे हो पर उसको लाइक नहीं कर रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो. प्लीज डू इट. एंड माय नेम ऑफ द चैनल इज बायोलॉजी लेट्स रिकैपुचुलेट. Thanks for watching.